डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा एक बड़ा शोरूम है, बड़ी दुकान जूतों की। लेकिन मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये एक बड़ा रहस्य है। सच बताऊँ आपको, कई धोखे देने पड़े तो कई धोखे सहने पड़े। कई लोगों से दोस्ती करनी पड़ी तो कई लोगों से दोस्ती छोड़नी पड़ी। लेकिन वो इतिहास का हिस्सा है। छोड़िए पीछे की क्या बातें करना, आगे की बातें करते हैं। मैं अपने घर के अंदर खाने पीने का सामान लेकर पहुंचा था। आज़ादी से आज खाकर सोना चाहता था, क्योंकि मुझे अकेलापन बहुत ज़्यादा पसंद है। भीड़ से दूर रहना पसंद करता हूँ। सामने टेबल था, खाना बिछाया मैंने, टीवी लगाया मैंने। नॉन वेज लेकर आया था 3 तरह का, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अब मेरा वज़न 100 किलो था, लेकिन मैं इसे कम करने की कोशिश तो कर रहा था। थोड़ा थोड़ा खाना खाता जा रहा, थोड़ी थोड़ी नींद आती जा रही। हर रोज मैं ऐसे ही किया करता था। जितनी मेहनत करनी थी वो मैं कर चुका था। 40 साल की उम्र हो चुकी थी मेरी, लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहता था। इतिहास में बहुत ऐसी घटनाएं हुई जिसमें मेरा दिल टूटा भी और मैंने बहुतों का दिल तोड़ा भी। लेकिन छोड़िए, कहा ना मैंने, इतिहास की बातें नहीं करेंगे। कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं लगा था। अचानक जब आंखों के सामने थोड़ी थोड़ी रोशनी सी पड़ने लगी, मुझे गुस्सा आया। ये पर्दा पीछे किसने कर दिया? आज नौकर आए हैं, मैंने तो छुट्टी के लिए कहा था। अचानक आंखों में धूप पड़ने लगी थी। मैं बड़ा गुस्से में था। क्या यार, अब उठना पड़ेगा मुझे। लेकिन फिर अचानक दिमाग में वो ख्याल आया, मैं तो सोफे पर था और आसपास तो कोई खिड़की है ही नहीं। जैसे ही हड़बड़ाकर मैं उठा, हैरान हो गया। ये किस जगह पर हूं मैं? अरे यार, ये मेरा घर तो है ही नहीं। 10 सेकंड के लिए मैंने ये सोचा था कि ये मेरा घर नहीं है। फिर 11वें सेकंड जबान से निकला, ये तो मेरा वाला घर है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है कि ये मेरा घर नहीं है। फिर मैंने कहा, ये मेरा ही घर है। ये नया वाला घर नहीं था, ये तो पुराना वाला घर है। लेकिन इसे तो हमने बेच दिया था। मैं इस घर में क्या कर रहा हूं? और ये पुराना वाला बेड, ये तो टूट गया था ना। जिस बेड पर मैं लेटा हुआ था, ये छोटा वाला बेड था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मेरी मां को बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन ये तो पुराने घर में था। ये पुराना कमरा, सारा सामान पुराना, इसीलिए मैं घबरा गया। और फिर एक आवाज आई, रोहित उठे नहीं अब तक? ये आवाज सुनते ही मैं हक्का बक्का सा रह गया। इस आवाज को मैं पहचानता था, ये मेरी मां की आवाज थी। लेकिन इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। मेरी मां की मौत 20 साल पहले हो चुकी है। मेरी मां की आवाज जैसी आवाज कौन निकाल रहा है? लेकिन फिर से बाहर से आवाज आई, रोहित जल्दी उठो, खाना तैयार है, स्कूल भी जाना है। जैसे ही ये शब्द सुने, मैं सोच में पड़ गया, ये क्या चल रहा है? मैं अब उस घर को जानता था, मेरे कमरे के साथ अटैच वो बाथरूम। मैं भागा बाथरूम की तरफ, चेहरे पर पानी मारा। जैसे ही आईने में चेहरा देखा, चीख निकल गई मेरी, ये क्या? मैं जवान हो गया? मैं छोटा हो गया? ये कैसे? मैंने उस आईने को अच्छे से साफ किया। उसके बाद बार बार खुद को देख रहा। ये तो मैं जब बहुत छोटा हुआ करता था तब ऐसा लगता था। ये क्या चल रहा है? कौन है बाहर? ये क्या मजाक चल रहा है? जल्दी से मैं उस कमरे से बाहर निकला। मुझे शुरू में लगने लगा था जैसे हर चीज बड़ी बड़ी सी हो गई है, लेकिन फिर लगा कि मैं छोटा छोटा सा कैसे हो गया। ये क्या है? हर चीज को नकली बनाया गया है, बड़ा बड़ा, मुझे डराने के लिए।
जब मैं बाहर निकलकर देख रहा, सामने खड़ी वो औरत, मुझे लगा था कोई और औरत होगी जो मेरी माँ जैसी आवाज निकाल रही है। ये तो मेरी माँ है। माँ को देखते ही आंखों से आंसू आ गए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? माँ तुम पहले जैसी ही लग रही हो। लेकिन सामने से माँ ने जवाब दिया, आज नाटक नहीं, स्कूल तो जाना पड़ेगा। देखो, ऐसे हर रोज तुम बहाने लगाते हो, पुचकारते हो, प्यार दिखाते हो, फिर छुट्टी कर लेते हो। आज नहीं, स्कूल जाना पड़ेगा। बीमार हो तो कोई बात नहीं, चीखना है तो चीखते रहो, स्कूल तो जाना पड़ेगा। खाना तैयार है, जल्दी से नीचे आओ। अब नहाने का भी समय नहीं बचा है, तुमने देर कर दी है। नीचे पहुंचो जल्द से जल्द। मैं जल्दी से कमरे के अंदर गया। उसके बाद अपनी हथेलियों को देख रहा, अपनी उंगलियों को देख रहा। मैंने अपने शरीर के सारे कपड़े उतारे, अपने शरीर को देखा। मैं तो 40 साल का था। भले ही मैं बूढ़ा नहीं कह सकता, लेकिन मेरे तो अब दाढ़ी भी नहीं आई हुई, चेहरे पर बाल नहीं है, मेरी छाती पर भी बाल नहीं है। मैं तो बहुत छोटा हो गया। कमरे में लगा वो पुराना कैलेंडर देखा मैंने, 1995। ये क्या, पुराने समय में मैं आ गया? ये कैसे हो सकता है? उसके बाद नीचे जाकर मैंने माँ से कुछ सवाल किए। माँ देखो, ये कौन सा साल चल रहा है, सही से बताना ना। माँ ने कहा 1995। जब मैं 12 साल का था और 6ठी कक्षा में था। ये क्या चल रहा है? मैं इतना पीछे कैसे पहुंच गया? मैं छोटा कैसे हो गया? मैं तो बड़ा हो गया था। माँ की मौत 20 साल पहले हो चुकी थी। वो सब घटनाएं हुई, मैंने बिजनेस बनाया, सब कुछ किया, लेकिन मैं पिछले समय में कैसे पहुंच गया? तभी मेरे पिता अपने कमरे से निकले, जो मेरी तरफ देखकर घूर रहे थे। तैयार नहीं हुए ना? तैयार नहीं हुए। इस बार स्कूल से कोई कंप्लेंट आई ना, देखो पिटाई होगी। इस बार मैं साफ कह देता हूँ, वैसे मैं कभी हाथ नहीं उठाता, लेकिन आखिरी बार ना टीचर ने मुझे डांटा था कि बच्चे को आप बिगाड़ रहे हैं, इसीलिए अब तुम्हें डांटूंगा नहीं, सीधी पिटाई होगी। मैं एक बार के लिए सन्न था, एक बार के लिए खुश था। सोचकर देखिए, आपको आपका बचपन मिल जाए तो कैसा रहेगा? वो सब जो खो चुके हैं, जो दूर हो चुके हैं, आपकी कुछ गलतियां जो आप सुधार सकें। मैंने आसमान की तरफ देखा। भगवान आप मुझे पीछे वाले समय में ले आए। फिर मैंने अपनी चूंटी काटी, दर्द हुआ। मैंने कहा, ये सपना नहीं, ये सच है, ये सच है। मैं फिर से बच्चा बन गया। भागा मैं अपने कमरे की तरफ, हर एक चीज को देख रहा। पुराना कमरा लग रहा था, लेकिन अब प्यारा सा लगने लगा था। मैं समय में पीछे आ गया हूँ। ये घर अब भी हमारा है, इसे मैंने बेचा नहीं है। यहाँ पर रह सकता हूँ। भले ही थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अब मुझे शराब पीने की आदत थी, खाना खाने की आदत थी। पहले हमारे पास कम रुपए हुआ करते थे, लेकिन मुझे जो जानकारी है उससे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं अपने पिता को बता सकता हूँ कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, कौन से नहीं। उससे तो इतना अमीर बना था, कमाल हो गई। लेकिन अभी तैयार होता हूँ, किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी को कहूँगा तो सब मुझे पागल समझेंगे। तो स्कूल चलता हूँ, पुराने दोस्तों से मिलता हूँ। पुराने समय में बड़ा मजा आया करता था। ऐसे पुराने सपने तो आया करते थे। असल में पहुंच गया उस समय में। मैं तैयार हुआ, स्कूल बैग भी मैंने तैयार किया, नीचे से टिफिन लिया, माँ को गाल पर किस किया और पहली बार अपने पिता को भी गाल पर किस किया। मेरे पिता का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, लेकिन मैं उस समय में आ गया जब मेरे पिता शराब नहीं पिया करते थे, लेकिन डांटते बहुत थे। मुझे उस समय अपने पिता ज्यादा पसंद नहीं थे। डांटते रहते थे। डांटा अब भी था, लेकिन मैंने गले से लगाकर गाल पर किस किया था। मेरे पिता हक्के बक्के थे। पहली बार देखा अपने पिता को प्यार करते हुए मुझे। मेरी माँ भी हैरान। फिर मैं भागा बाहर की तरफ। वो पुरानी गली, साफ सुथरी गली, और बच्चे ही बच्चे। किसी के हाथ में फोन नहीं था। वो पुराना समय, सब एक दूसरे से बातें करते हुए। सामने वाले घर की वो 2 बहनें जल्दी से भाग कर आई, जो मुझे हर रोज चिढ़ाया करती थी। मेरे बालों पर हाथ फेर कर कहने लगी, ये क्या बालों का बनाया हुआ है? तुमने कभी अपना हेयर स्टाइल अच्छा किया ही नहीं। टीवी पर देखो, मिथुन के कैसे बाल हैं घुंघराले से। वो नए एक्टर आए हैं, अक्षय वगैरह,
उनके जैसे बाल तुम कर सकते हो, तुम बच्चे ही बने रहना। मुझे छेड़कर वो जा चुकी थी और मुझे वो सब भी अच्छा लग रहा था जिससे कभी मैं चिढ़ा करता था। स्कूल में पहुंचने के बाद वही पुराने दोस्त, भोले भाले शरारतें करते हुए, लेकिन मेरा दिमाग तो सही से काम कर रहा था। शुरू शुरू में मजा आने लगा था, लेकिन लगभग 1 घंटे बाद मैं थोड़ा थोड़ा बोर सा होने लगा। ये क्या, ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? अरे बच्चे ही है ना, उम्र कम है, मेरी भी तो उम्र 12 साल ही है, इनकी भी मेरे बराबर ही है, लेकिन अब मजा नहीं आ रहा। मैं उनसे सही बातें करना चाहता था, लेकिन वो बच्चों जैसी बातें कर रहे। मुझे तो याद भी नहीं थी कि मैं ऐसी बातें किया करता था। फिर स्कूल में पूरा दिन निकालना बहुत मुश्किल वाला रहा। वापस आते आते 2 बच्चों से झगड़ा हो गया था। वो जो मुझे परेशान किया करते थे, ज्यादातर तो मुझसे डरते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो थोड़े तगड़े थे। उनसे झगड़ा हुआ, मैंने पीटने की कोशिश की और मेरा दिमाग बड़े अच्छे तरीके से काम किया। दीवार पर सर मारकर मैं सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया और कहने लगा, मारा है मुझे, मैं तो झगड़ा करता ही नहीं। बड़े लोगों को तरीके आते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता। उनकी पिटाई अच्छे से हुई और बाकी बच्चे और ज्यादा डरने लगे कि मैं तो पता नहीं क्या से क्या कर सकता हूं। घर आने के बाद भूख बहुत ज्यादा लग रही थी और मुझे पता था क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने माँ को कहा कि मुझे खाना खाना है, नॉनवेज, और उस समय घर में नॉनवेज बना नहीं करता था, इसीलिए माँ ने मुझे डांटा। लेकिन अब नॉनवेज खाऊंगा नहीं तो क्या खाऊंगा? मुझे नॉनवेज के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगा करता था, लेकिन इतिहास में जब मैं छोटा था तब सब कुछ अच्छा लगता था। माँ बना कर देती थी ना। माँ ने जो खाना बना कर दिया, मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा। माँ से झगड़ा हो गया। दिन ऐसे बीत चुका था, वक्त रात का था। मैं ऊपर अपने कमरे में, खाना जो मिला वही खाया। बिस्किट, नमकीन जो मिल रहा था मैं उसे खा रहा था, क्योंकि मन नहीं कर रहा था। माँ के हाथ का बना हुआ खाना पहले तो अच्छा लगा करता था, लेकिन भविष्य से पीछे आने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब सब कुछ मुझे पता है, सब कुछ मुझे आता है, इसीलिए पढ़ाई की चिंता नहीं, बस उन चीज़ों को बदलना है जो गलतियां मैंने की थी। लेकिन रात के वक्त जब बाहर से चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी, मैंने खिड़की खोलकर देखा। मैंने देखा एक लड़की को 2 लोग थे जो बाइक पर उठा कर ले गए। पूरे मोहल्ले में रात के वक्त लोग बाहर निकले हुए थे। पुलिस को कॉल कर दी गई थी और 10 मिनट में पुलिस वाले वहां पर पहुंच चुके थे। लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि बचपन में ऐसा कुछ हुआ हो। उसके बाद माँ ने कहा कि तुम भी जैसे ही स्कूल से छुट्टी हो सीधा घर आ जाया करना, कहीं पर भी रास्ते में रुकना मत, अब खेलना पूरी तरह से बंद। मैंने कहा, माँ स्कूल से घर, घर से स्कूल, ऐसे तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मैं कुछ अलग करना चाहता था, लेकिन जैसे अब मैं घर में बंद हो जाऊंगा। लेकिन मेरे पास तरीके और भी थे। अगले दिन पुलिस वाले चौकन्ने थे, हर तरफ उस लड़की को ढूंढा जा रहा था। लेकिन वो घटना जो पहले नहीं हुई थी अब कैसे हो गई? मैं इतिहास में आया हूं तो क्या कोई और भी आया है जो चीजें बदल रहा है जैसे मैं बदलने की सोच रहा हूं? सुबह तो ज्यादा इसके बारे में सोचा नहीं। मैं तैयार हुआ, माँ से थोड़ा झगड़ा हुआ, पिता से भी थोड़ी कहासुनी हुई, क्योंकि मुझे स्कूल के बाद ग्राउंड में कुछ समय के लिए जाना था। अब खेलने का मन कर रहा था पुराने दोस्तों के साथ, जो स्कूल में साथ नहीं पढ़ते थे लेकिन ग्राउंड में खेलने के लिए आते थे। अब तो उनसे दूरी बन चुकी थी, इसीलिए स्कूल में पहुंचने के बाद मैं उन सभी साथियों के साथ प्यार से बात कर रहा, लेकिन अब मेरे साथ कोई बैठना नहीं चाहता था। मैंने कुछ ऐसा किया था जिससे बाकी सब डर रहे। और आज क्लास में एक नया बच्चा आया था। उस बच्चे का रंग पूरी तरह से सफेद था। किसी बीमारी के कारण उसके शरीर का सारा कालापन गायब हो चुका था। बाल भी पूरी तरह से सफेद थे। लेकिन इतिहास में ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। मेरी क्लास में कोई ऐसा लड़का तो था ही नहीं, 6ठी कक्षा में, जो मुझे याद हो।
इसीलिए मुझे लगा मुझे उसके पास जाकर बैठना चाहिए, लेकिन क्लास में समय मिल ही नहीं पाया। उसके साथ जाकर एक लड़की को बैठना पड़ा क्योंकि हमारी टीचर ने ऐसा कहा था। मुझे लगा छुट्टी के बाद उससे बात करता हूँ, जानना चाहूँगा उसके बारे में। जब छुट्टी हुई, वो स्कूल से बाहर जा रहा था। मैं उससे पूछने लगा, वो लड़के, नाम क्या है तेरा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, वो लड़के, तुझसे पूछा है, जवाब तो देना पड़ेगा। अगर तू चाहता है कि स्कूल में अच्छे से रहना है तो मुझे जवाब देने होंगे, वरना मैं जवाब और तरीकों से भी पता कर लेता हूं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो ना स्कूल वैन में चढ़ा, ना आगे वाली सड़क पर गया। एक तरफ गंदगी में ऊपर से निकलकर जाने लगा और किसी को भी यह अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा। मैंने उसका थोड़ा सा पीछा किया और फिर मैंने उसे पुराने कुएं की तरफ जाते हुए देखा। पुराना कुआं, कहते हैं उस तरफ भूत प्रेत रहते हैं, इसीलिए बचपन में उस तरफ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन वो तो उस कुएं की तरफ जा रहा, और तब मुझे वहां से किसी लड़की के चीखने की आवाज आई। उस कुएं के अंदर से उस लड़की के चीखने की आवाज आई थी। मैं तो डर गया। मैं भागा, मैं इतनी तेज भागा, इतनी तेज भागा। सच बताऊं तो इन चीजों से मैं इतना नहीं डरता था, लेकिन शरीर बच्चे का है तो दिल की धड़कन तेज हो गई। शायद इसीलिए बहुत ज्यादा डर लगने लगा। भागकर मैं ग्राउंड में पहुंचा था। उन दोस्तों को देखकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन वो मुझे देखकर खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें क्या पता मैं 30 साल आगे से आया हूं। उनसे दूरी बना ली थी मैंने, लेकिन चलो, वो भी तो सही था। मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। आज फुटबॉल की बारी थी, लेकिन मन क्रिकेट का कर रहा, इसीलिए उनसे थोड़ी कहासुनी हुई और उन्होंने मुझे फुटबॉल खिलाने से भी मना कर दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं उन्हें पकड़कर पीटना चाहता था, लेकिन वो इकट्ठा हो गए। ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरे खिलाफ वो इकट्ठा हो गए और उस दिन सबने मिलकर मुझे पीटा। सर पर निशान डाल दिए थे। 17 थे वो, 17, और 17 ने मिलकर इकट्ठे पीटा। सर पर निशान थे, पीठ पर निशान थे। मैं रोया। बचपन में मुझे नहीं याद मैं कब रोया था, लेकिन उस दिन मैं रोया। फिर मैं जब घर आया, मेरे पिता ने मुझे अलग से डांटा। किससे लड़कर आए हो? मैंने कहा, पापा, मिलकर पीटा मुझे उन लड़कों ने। मेरे पिता ने कहा, तुम्हें कहा था ना स्कूल के बाद कहीं मत जाना। अब सच बताओ, किसने तुम्हें छुआ है? मैं पिता को क्या समझाता। पिताजी नहीं, उन्होंने पीटा है मुझे, किसी और ने नहीं छुआ है। मेरे पिता ने मुझे बाथरूम में ले जाकर पीटा। मेरे पिता तो मुझ पर हाथ नहीं उठाया करते थे, वो इतना ज्यादा गुस्सा कैसे हो गए? बेल्ट से पीटा था, बेल्ट से। मेरी पीठ पर निशान बन गए। मैं रोया और माँ ने कहा, आज खाना नहीं मिलेगा, चले जाओ बेडरूम में। बिना खाना खाए मैं सोया था। क्या कहूँ सोया, नींद तो आई ही नहीं। बाहर वैसे भी खलबली मची हुई। एक लड़की को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं, तो मोहल्ले में ऐसे हालात तो होते। शायद इसीलिए स्वभाव सबका बदल सा गया है। सब डर रहे हैं, जो नहीं हुआ वो हो रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। अगली सुबह उठकर अपने पिता को गले से लगाया। वो थोड़े खुश हुए। फिर मैंने अपने पिता को कहा, पिताजी, स्टॉक मार्केट में कुछ रुपए लगाइए। मेरा यकीन कीजिए, ये कौन सा समय चल रहा है, किसमें कैसे रुपए बनेंगे ये मैं जानता हूं। मेरे पिता मानने को तैयार नहीं। वो कहने लगे, तूने जुए के बारे में किससे सुना? मैंने कहा, पिताजी, जुआ नहीं होता, स्टॉक मार्केट। आपको नहीं पता, मुझे सब पता है। मेरे पिता ने मुझे डांटा, बहुत डांटा, कि जुए की बात घर में मत करना। कैसे समझाता उन्हें? स्टॉक मार्केट जुआ नहीं होता। लेकिन 1995 हमारे इस शहर में ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया करते थे, खास तौर पर इस इलाके में। लेकिन मेरे पिता को मैं कैसे समझाऊं? ये बता दूं कि मैं भविष्य से आया हूं? नहीं, ये बताया तो वो मुझे पागल समझेंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है पहले तो मुझे ना कुछ साल इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, और अभी अगर किसी को यकीन दिलाने की कोशिश करूंगा तो किसी मुसीबत में फंस सकता हूं। तो चुपचाप स्कूल जाता हूं, समझने की कोशिश करता हूं।
आज स्कूल में वो सफेद बालों वाला बच्चा अपने साथ किसी और को लेकर आया हुआ था और उसके बाल भी बिल्कुल सफेद थे। ऐसा लगा जैसे बिल्कुल उसके जैसा। और जहां से वो आता है मुझे लगता है कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है। मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता था, लेकिन वो मुझसे बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। लेकिन फिर भी मैंने इकट्ठा किया उनको और उसके बाद मैंने कहा, ये उस भूतिया कुएं के पास से आता है, पक्का इसका रिश्ता उस भूतिया कुएं से है, बात नहीं करता ये। और जब छुट्टी हुई, वो सफ़ेद बालों वाले लड़के मेरे जितने भी दोस्त थे उन सब से बातें कर रहे, लेकिन जब मैं उनके पास आया सब चुप हो गए। कोई भी मुझसे बात करना नहीं चाहता था, लेकिन वो दोनों बस मुझे घूरते जा रहे। ऐसी घटना पहले हुई होती तो मुझे याद होती, यानी कुछ ना कुछ बदलाव भी है। मैं आगे से आया हूं, कोई और भी आया होगा, लेकिन ये कौन है मैं तो इन्हें जानता तक नहीं। छुट्टी के बाद वो कुएं की तरफ बढ़ने लगे। मैं उनके पीछे पीछे ये जानना चाहता था कि वो कहाँ से आते हैं। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, लगा दी उन्होंने कुएं में छलांग, अपने बैग के समेत। मैं घबरा गया क्योंकि बहुत सेकंड बाद पानी में कुछ गिरने की आवाज आई थी, यानी ये कुआं काफी ज्यादा गहरा है। फिर ये देखने के लिए मैं आगे बढ़ने लगा। पीछे एक छोटा टूटा फूटा घर बना हुआ था, आगे वो कुआं था। इसे भूतिया कुआं कहा जाता है। कोई आवाज नहीं आ रही थी। जैसे ही मैंने कुएं में झांक कर देखा, वो दोनों लड़के नीचे नहीं गिरे थे, कुएं के एक तरफ लटके हुए अंदर की तरफ। और जैसे ही मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मुझे कॉलर से पकड़ा और खींचा। नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वो। मैं खुद को बचा रहा। वो दो थे, मैं अकेला, लेकिन फिर भी मैंने ऊपरी हिस्सा कुएं का पकड़ा और खुद को खींचकर किसी तरह उनकी पकड़ से बचाया। मैं पीछे गिरा, वो कुएं से बाहर निकल आए। फिर हंसने लगे और कहने लगे, तुझे इसमें धकेल कर मारना है, इसमें धकेला जाएगा तू, फिर तुझे डुबो कर मारेंगे, तू बचने वाला नहीं। मैं भागा, बहुत तेज भागा। मैं उनसे आगे निकलना चाहता था, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत तेज। वो मुझे पकड़ते, मैं चीखता, लेकिन उस इलाके में कोई रहता नहीं था, तो ज्यादा दूर तक आवाज तो जा नहीं रही कि कोई मेरी मदद के लिए आए। लेकिन उन्होंने कई बार मुझे पकड़ा। मेरा बैग स्कूल वाला वहीं रह गया, लेकिन मैं खुद को बचाकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ को मैंने पूरी बात बताई और माँ कहने लगी, स्कूल में बात करनी होगी, चिंता मत करो, लेकिन अगर यह बात सच है, स्कूल बैग वहीं पर होगा, वो लेकर आना होगा। मैंने कहा, माँ वो जगह भूतिया है, मैं वहां इस समय नहीं जाने वाला, वक्त ज्यादा हो गया है, देखो शाम होने ही वाली है, और कहते हैं शाम को ऐसी भूतिया जो एंटिटीज होती हैं वो जाग जाती हैं। शाम को जब पिता घर आए, माँ ने पिता को पूरी बात बताई और पिता बहुत ज्यादा गुस्से में थे। मेरे पिता को नौकरी से निकाला जा चुका था। उनसे एक छोटी सी गलती हुई और उनका बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में उन्हें नौकरी से निकाल दिया। और ये गुस्सा मेरे पिता ने मुझ पर निकाला। एक छड़ लेकर मुझे पीटा, बहुत ज्यादा पीटा, और बदले में अपने पिता पर अंततः मैंने हाथ उठाया। कोई इतना ज्यादा नहीं पिट सकता। मैंने अपने पिता की एक चमाट लगाई और वो घबरा से गए। फिर मैंने कहा, पिताजी हाथ दोबारा मत उठाइएगा, मैं किसी का हाथ सहन नहीं कर सकता। मेरी माँ भी मुझसे डर रही, मेरे पिता भी मुझसे डर रहे, लेकिन वो जो मुझे मारना चाहते हैं उनका क्या होगा, मैं ये कह रहा। वो मेरी बात सुनना नहीं चाहते थे। वो स्कूल जाना चाहते थे, पुलिस स्टेशन जाना चाहते थे। पहले इस घटना के बाद उन्होंने साफ कह दिया, हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम ठीक नहीं लगते। बातों से शुरू में लग रहा था कि तुम्हारी सेहत खराब है, अब लग रहा है कुछ और गलत है, तुम्हारा स्वभाव बदल चुका है। पिता पर हाथ क्यों उठाया तुमने? मैं अपने कमरे में रोने लगा था, लेकिन अचानक बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी। मैं अपने शरीर के कपड़े उतारने लगा, पसीना बहुत ज्यादा आने लगा था, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी ही नहीं, तो मुझे क्यों लग रही है? जब मैं नहा रहा था
शरीर से भाप उठने लगी और तब मैंने महसूस किया जैसे किसी ने मेरे पीठ पर हाथ रखा हो, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। फिर पेट में कुछ महसूस होने लगा। पेट अपने आप फूलने लगा था, जैसे मेरे शरीर से कुछ बाहर निकलने को कर रहा हो। मैं बहुत ज्यादा डरा। जैसे ही बाथरूम से अपने कमरे में आया, मैंने बाथरूम के दरवाजे पर लिखा हुआ पाया, तुम अब मेरे वश में हो। और तब मुझे महसूस हुआ मुझ पर कोई भूतिया साया है। ये सब कुछ झूठ होगा, तभी तो मुझे नजर आ रहा है मैं किसी भूत के वश में हूं। मैंने उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। शरीर ठंडा होने लगा, जैसे मेरे शरीर से एक काले रंग का धुआं निकला हो। फिर पूरी तरह से शांति। मैं थक चुका था, मुझे नींद आ गई। अगली सुबह जब मैं उठा, मेरी नींद खुली थी। दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जा रहा था। ये मेरे पिता थे जो मुझे बताना चाहते थे कि मेरी माँ की सेहत काफी ज्यादा बिगड़ गई है। मेरी माँ को होश नहीं आ रहा। मैं घबराया, उठकर भागा अपनी माँ की तरफ, लेकिन मेरी माँ बेहोश नहीं थी। वो तो बेड पर बैठी हुई, जिसे देखकर मेरे पिता भी हैरान। क्या हुआ? अभी तुम्हारी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी, मुझे लगा तुम्हें अस्पताल ले जाना होगा। मेरी माँ थोड़ी डरी डरी सी। मुझे बड़ा भयानक सपना आया था, मेरे शरीर से कुछ निकल रहा था। ऐसा मैंने देखा, लेकिन सपने में नहीं, असलियत में। मैंने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन वो चाहते थे कि मैं स्कूल जाऊं। मैंने कहा ये स्कूल इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन मुझे तैयार करके मेरी माँ ने भेजा कि वो एक सपना था। मेरे पिता मुझे पीटना चाहते थे। मैं पिटना नहीं चाहता था, कद में छोटा था, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। अपने पिता पर एक बार हाथ उठाया है, दोबारा वो गलती करूंगा तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा। जब इस घटना के बारे में मैंने याद किया तो लगा मैं अपने पिता पर हाथ कैसे उठा सकता हूं। वो शैतानी ताकत ने मुझसे ये करवाया, मैंने नहीं किया, मुझसे करवाया गया। अब मुझे गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। हो सकता है स्कूल में मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, तभी सभी मुझसे दूर हो रहे हैं। और वो सफेद बालों वाले अगर स्कूल में दोबारा आए, मैं सबको बताऊंगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। जब मैं स्कूल पहुंचा, मैंने उन सफेद बाल वालों को देखा। वो 3 थे, 2 और आ चुके थे उसके साथ, जो पीछे से मेरी तरफ घूर रहे। मैं अपने साथियों को बताना चाहता था कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब स्कूल से छुट्टी हुई, वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे, खींचने की कोशिश कर रहे। वहां पर कोई नहीं था, बाकी बच्चे डरकर भाग गए। मुझे लगा मैं बुरी तरह फंसूंगा, हर रोज ये मुझे मारने की कोशिश करेंगे। कुछ तो पता है इन्हें जो मुझे नहीं पता। मैं गिड़गिड़ाया, लेकिन वो हंसते रहे। उन्हें कोई भावना महसूस नहीं हो रही थी। मैं भागा पुलिस स्टेशन की तरफ, चीखता चिल्लाता वो मेरे पीछे, लेकिन जैसे ही भीड़ आई, वो दूर जा चुके थे। भीड़ ने मेरी सुरक्षा की थी, क्योंकि वो मुझे पकड़कर ले जाते तो लोग रोकते। मैं पहुंचा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में मैंने जाकर कहा कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। वो बच्चे मुझे उस कुएं के पास ले जाकर मेरा कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाले शुरू में मुस्कुरा रहे थे, फिर मेरे पिता के ऑफिस का फोन नंबर लिया उन्होंने, मेरे पास था। ऑफिस से मेरे पिता सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। वो पुलिस वालों को समझा रहे कि कुछ दिनों से ये अजीब हरकतें कर रहा है। मैंने पिता को कहा, पिताजी मुझे मारने की कोशिश हुई है, लेकिन मेरे पिता मानने को तैयार नहीं। मेरे पिता मुझे घर लेकर आए थे। मेरी माँ किचन में ही होगी। मेरे पिता ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। फिर नीचे से चीखने की आवाज आई। मेरे पिता ने मुझे बालों से पकड़कर पीटा और कहा, ये तूने क्या किया? ये तूने किया है ना? नीचे जाकर मैंने देखा था, मेरी माँ की गर्दन में चाकू घोंपा गया था। दीवार के साथ मेरी माँ की लाश लटकी हुई थी। मेरे पिता
अब घर से पुलिस वालों को फोन कर रहे कि मेरे बेटे ने कुछ किया है, इसने ही किया है। ये कई बार पीछे वाली खिड़की से नीचे आ जाता है और गुस्सा दिखाता है। मुझ पर हाथ उठाया उसने। अब वहां पर हाथ के निशान छपे हुए दीवार पर, मेरे हाथ के निशान, मेरे स्कूल के कपड़े जो मैंने उतारे थे, मैंने अपने कमरे में उतारे, वो मेरी मां की लाश के आसपास पड़े हुए। ये 5 मिनट में हो गया और पुलिस वाले मुझे पकड़ना चाहते थे और मैं जान गया मैं बड़ी मुसीबत में हूं, बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, मुझे वो रहस्य सुलझाना होगा, वरना पूरी उम्र तक मुझे जेल में बिताना होगा और भविष्य बदल जाएगा, बिगड़ जाएगा। मैं ऊपर भागा घर से, छत से निकलकर पास वाले पेड़ से नीचे उतर गया। मेरे पिता ने अंदर से दरवाजा बंद किया हुआ था, मुझे कमरे में बंद किया, लेकिन मैं भाग चुका था। पुलिस की गाड़ियों की आवाज मुझे सुनाई दे रही, लेकिन मैं उस मोहल्ले से किसी तरह से निकल चुका था। एक छोटा बच्चा भटक रहा होगा, लोगों को पता तो लग ही जाएगा ना। मुझे क्यों उस कुएं पर शक हो रहा था। किसी ना किसी तरह से मैं उस कुएं से जुड़ा हुआ हूं। वो सफेद बालों वाले लड़के, ऐसी घटना बचपन में मेरे साथ नहीं हुई, अब क्यों हो रही है। मेरा बचपन बदल क्यों रहा है, ये जानने के लिए मैं उस कुएं के पास पहुंचा था। वहां वो 3 सफेद बालों वाले लड़के मेरा ही इंतजार कर रहे थे और गुस्से में आकर मैंने उन्हें कहा, ये तुमने किया है ना, ये तुम ही ने किया है। और उनमें से एक लड़का कहने लगा, हमने किया है या किसी और ने किया है ये तुम कभी जान नहीं पाओगे, लेकिन सवालों के जवाब चाहिए तो आओ, इस घर के अंदर आना होगा, यकीन करना होगा। बताओ, क्या तुम भरोसा करते हो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने उनको कहा, पहले वादा करो मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे। उसने कहा, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बाकी 2 एक तरफ हो गए। मैं उसके पीछे चलने लगा। जैसे ही मैं घर के अंदर गया, बाकी 2 ने मुझे पीछे से दबोच लिया, मुंह पर पट्टी बांध दी मेरे और उस घर के तहखाने में लेकर गए। मोमबत्तियां लगाई हुई थी वहां, बेड़ियां मेरे पैरों में बांध दी गईं, मेरी बाजुओं को भी बेड़ियों से बांध दिया गया था। मैं ज्यादा हिल नहीं सकता था और फिर उस पट्टी को मेरे मुंह से उतारा गया। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था और उसे उसका वादा याद दिलाया, मुझे चोट मत पहुंचाओ। उसने कहा, मैं नहीं पहुंचाऊंगा, वादा मैंने किया है। लेकिन इन 2 ने वादा नहीं किया। ये कुछ भी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे तुमसे पूछा जाएगा और तुम्हें बताया जाएगा। आज कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हें छुएगा नहीं, कुछ पूछेगा नहीं। 24 घंटे मैं वहां पर था, 24 घंटे बेड़ियों से बंधा हुआ, बाजू ऊपर की तरफ की हुई। दर्द के मारे मेरा बुरा हाल हो चुका था, टांगे भी दर्द करने लगी थी। खाना नहीं दिया गया, 24 घंटे तक पानी पीने के लिए नहीं दिया गया। मेरी हालत पतली थी। मैं चीख रहा, बहुत ज्यादा चीख रहा, लेकिन इतना जानता था ये बेसमेंट कई फुट नीचे है, आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचेगी। इस तरफ कोई नहीं आता, कोई सुन नहीं पाएगा। बस एक अच्छी चीज थी, मैं घर से भागा था और शक मुझ पर था कि मैंने अपनी मां को मारा है। पुलिस वाले ढूंढ रहे होंगे, हो सकता है इसीलिए मैं बच जाऊं, वरना मुझे नहीं लगता इनके हाथों मैं बचने वाला हूं। मैंने पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की थी, इस कुएं के बारे में बताया था, मुझे यहीं पर कैद किया गया है। हो सकता है कोई यहां आए मुझे बचाने के लिए। फिर जब वो सफेद बालों वाला आया, उसने मुझे खाना दिया और फिर कहने लगा, खाना फेंकोगे तो नहीं, पानी फेंकोगे तो नहीं, मैं तुम्हें खोल कर जा रहा हूं, इस कमरे से बाहर मत निकलना। उसने वो बेड़ियों को खोला, फिर मैं उस कमरे में था। मैं खाने को कैसे फेंक सकता था, उस खाने को खाया मैंने। भले ही उसमें से बदबू आ रही थी, लेकिन भूख इतनी लगी थी, मैंने उस खाने को खाया। फिर वो गंदा बदबूदार पानी पिया।
मैं सोचने लगा इस कमरे से बाहर कैसे निकलूं। ये बेसमेंट है, दरवाजा ऊपर है सीढ़ियों से। देख कर तो आता हूं, उसे पता नहीं लगेगा। उसने मुझे इस कमरे में आजाद किया था। चलकर मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा। फिर मैंने उस तहखाने के दरवाजे को खोला। जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला, ऊपर देखा, वो तीनों कुर्सियों पर बैठे हुए हंस रहे थे। उनकी वो डरावनी हंसी, और फिर उनमें से बीच बैठा हुआ वही सफेद बालों वाला बोलने लगा, इसे दोबारा कैद करना होगा। मैं रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और चीखने लगा, कोई तो मेरी आवाज सुनो। लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखा। फिर मुझे दोबारा कैद कर दिया, बेड़ियों से बांध दिया। 24 घंटे और फिर से मैं भूखा प्यासा। दोबारा वो लड़का वहां पर आया। उसके सिवा वहां कोई नहीं आ रहा। उसने कहा, खाना रखता हूं, पानी रखता हूं, खा लेना, आजाद करूंगा, दरवाजे से बाहर मत निकलना। मैंने कहा, नहीं निकलूंगा, नहीं निकलूंगा, मुझे आजाद रखो, ऐसे सजा मत दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसने कहा, मैं इसका क्या ही जवाब दूं। अब ऐसे अनजान सवालों का मैं जवाब नहीं दे सकता, तुम्हें खुद सोचना होगा। मैंने वो खाना खाया, वो पानी पिया। ऐसा खाना मैं कभी नहीं खाता था। बदबूदार पानी कोई कैसे पी सकता है। लेकिन मुझे खाना भी खाना पड़ रहा, पानी भी पीना पड़ रहा। वहां पर कोई बाथरूम नहीं था, कोई टॉयलेट नहीं थी। मुझे वहीं पर गंदगी डालनी पड़ रही, जिसकी बदबू भी आ रही। मुझे उसने आजाद रखा। मैं सीढ़ियों के पास पहुंचकर एहसास कर पाया, कोई ऊपर है, भागूंगा वो पकड़ लेंगे। लेकिन अगर मेरे हाथ में कुछ हो फिर। नीचे एक जगह चाकू पड़ा था, जिसे मैंने घिस घिस कर तेज धार में बदल दिया। अब उससे मैं वार करूंगा। एक हाथ में सरिया पकड़ लिया। गंदगी बहुत थी नीचे। उस सरिये को हाथ में पकड़े हुए, उस चाकू को पकड़े हुए सीढ़ियों से मैं ऊपर पहुंचा था। 2 पर वार किया था मैंने, वो नीचे गिरे, और तीसरी की आंखों में आंखें डालकर ये बोला था, मैं कभी भूलता नहीं। गर्दन में चाकू घोंप दिया। उस पर कोई असर नहीं। नीचे गिरे हुए वो सफेद बालों वाले नाटक कर रहे थे। वार किया उन पर, लेकिन खून नहीं निकला था। दूसरे ने अपनी गर्दन से चाकू को निकालकर कहा, जो पहले ही मरे हुए हों उन्हें दोबारा कैसे मारा जा सकता है। मैं चीखा, चिल्लाया। उन्होंने मुझे पकड़ा, दोबारा कैद खाने में उन्हीं बेड़ियों में बांध दिया। 48 घंटे ना पानी दिया, ना खाना दिया। मैं रोता रहा, बिलखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे वापस भेज दो, जहां पर मैं था मुझे वापस भेज दो, ये तुमने किया है। फिर वो सफेद बालों वाला बेड़ियां खोलकर कहने लगा, वार करना चाहते हो तो कर सकते हो, भागने की कोशिश करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं उसके पांव पड़ गया। नहीं, मुझे ऐसा बचपन नहीं चाहिए, मुझे वापस भेज दो, मैं वहीं पर ठीक था, ये तुमने किया है ना। उसने कहा, मैं ऐसे अनजान सवालों के जवाब नहीं देता। तुम इस कमरे में आजाद हो, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, दिन में 1 बार। भागने की कोशिश तुम नहीं कर सकते। अगले कई दिनों तक ऐसा हो रहा था। वो कोई जवाब नहीं देता। मुझे कैदी बना लिया गया था, लेकिन मुझे समझ में आ गया, मुझे भागना होगा। अगर मैं नहीं भागा तो ऐसे ही सजा मिलती रहेगी। एक बार कुछ ऐसा करूंगा, अगर तो भाग पाया तो भागूंगा, वरना अपना गला काट लूंगा। ये नर्क के समान है, मैं यहां नहीं रह सकता। कई दिनों तक कैद था मैं, कई दिनों तक। मुझे बस कमरे में बंद रखा जाता, बदबू ऐसी सहन ना की जा सके। खाना खाया नहीं जाता था। इस बार तो इतना गंदा खाना गले से नीचे नहीं उतरता। मैं गिड़गिड़ाता, चीखता, कोई मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा। उसके बाद क्या, मैंने वो कोशिश की। पता था मुझे, मैं उन्हें मार नहीं सकता। वो जिंदा नहीं है, भूत हैं या प्रेत हैं जो मुझे कैदी बनाकर रखना चाहते हैं। मैं क्या करूं?
मैंने उस कमरे को अच्छे से देखा। आगे से कमरा काफी नीचा था, पीछे से कमरा काफी ऊपर। अगर मैं छत में खुदाई करने की कोशिश करूं या दीवार से कहीं से निकलने की कोशिश करूं, हो सकता है मैं निकल पाऊं। मैंने ये कोशिश शुरू कर दी। 1 महीने में पीछे वाली उस दीवार की कुछ ईंटें मैं निकाल पाया, क्योंकि वो नीचे सिर्फ खाना रखने आता, देखता कुछ नहीं। वहां से खुदाई करते करते 15 दिनों में मैं ऊपर निकल पाया। फिर मैं भागा। मैं पूरे जोर से भाग रहा था। मैं बस यहां से बचना चाहता था। मुझे लगा अब तो मुझे कोई इंसान नहीं बचा सकता। हो सकता है कोई तांत्रिक, जादूगर। और बचपन में एक ऐसे बाबा का नाम सुना था मैंने, कहते हैं हर किसी की मदद करता है। बस मैं पहुंच गया। कभी उसके पास नहीं गया था बचपन में, लेकिन अब 40 साल का होने के बाद दोबारा बच्चा बनकर मैं उसके पास पहुंचा था। अंदर पहुंचते ही मैं रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। शब्द सही से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और शरीर से बदबू ऐसी कि चेलों ने पहले कह दिया इसे नहलाना होगा। मैंने कहा यहीं पर वो मुझे ले जाएंगे, मुझे सजा देंगे, सब मुझे पकड़ने वाले हैं, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे ऊपर पानी डाला गया। फिर बाबा ने मुझसे पूछा क्या परेशानी है। मैंने शुरू से बताया। मैं 40 साल का हो गया था। साल 2025। ये 1995 कैसे आ गया मुझे नहीं पता। मैं पीछे आ गया, समय में पीछे। बाबा ने कहा था ऐसा है, तुमने अपनी मां को नहीं मारा, तुमने कुछ नहीं किया, भूत प्रेत है। ऐसा लगता है तुम एक चक्रव्यूह में फंस गए हो। अब उस चक्रव्यूह से बचने का एक ही तरीका है, रात को क्रिया साधना करनी होगी। कभी कभी हम अपने समय से निकलकर किसी और समय में चले जाते हैं। जब ऐसा होता है हमारे आसपास वो ताकतें हमें रोकने की कोशिश करती हैं। हमें ये क्रिया करनी होगी, समय क्रिया, जिससे हम वापस अपने समय में पहुंच पाएं। आज ही करनी होगी, वरना समय बहुत बदलेगा। वो शैतान इस समय में बर्बादी लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से ये इतिहास है। वर्तमान तो एक सीध में चलता रहता है। रात को वो क्रिया शुरू हुई। बाबा मेरे सामने थे। मंत्र को वो पढ़ना चाहते थे। मैं भी उनके सामने जैसा वो कहते मैं वैसा करता। लेकिन अचानक वहां पर मेरे सामने बैठे वो बाबा, जिनका सर धड़ से अलग कर दिया, वो सफेद बालों वाले, वो सैकड़ों थे। वहां जितने लोग, वो सबको मार रहे, हर किसी का गला काट रहे, धड़ काट रहे, टुकड़े कर रहे। मैं तो भागा, मैं बचना चाहता था। मेरी उंगलियां काट दी गई मेरी आंखों के सामने। वो तलवार इतनी तेज घुमाई थी उन्होंने, बस उंगलियों से खुद को बचाना चाहता था, वरना वो मेरा सर काट देते। उंगलियां कटी तो मैं चीखा, भागा। अब जाता तो किसके पास? पुलिस वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे, ये भी मुझे ढूंढ रहे हैं। समय मेरा है ही नहीं, कोई अपना है ही नहीं, सब पराए पराई से है। मेरे पिता तो समझेंगे ना, लेकिन उन्हें ही तो सबसे पहले मुझ पर शक हुआ था। अब किसके पास जाऊं? मैं उस शहर से बाहर निकलना चाहता था। एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, यही तरीका है, वरना जेल में कोई मदद नहीं करने वाला। बिल्कुल ऐसी ही हालत होगी। अगर सफेद बालों वालों ने पकड़ा, उससे भी बदतर हालत होगी। भिखारी बनकर मैं वहां पर छिप रहा, गंदे कपड़े पहने ताकि कोई पहचान ना सके। 2 महीने ऐसी ही हालत रही। कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता, पीने के लिए पानी ना मिलता। लेकिन उसके बाद शहर में भी सफेद बालों वाले मुझे ढूंढते हुए नजर आ रहे। वो बड़े अजीब से लगा करते थे। क्या किसी को उन पर शक नहीं होता? हर एक दूसरे जैसा ही दिखता है, कई एक ही शक्ल वाले, लेकिन कोई उन पर शक नहीं करता। मैं उसके बाद शहर से बाहर निकलना चाहता था, उत्तराखंड में। मैं उत्तराखंड की तरफ चल कर जाता। रात को जब सोता, कभी तो मुझे भूखा सोना पड़ता, तो कभी जो मिले
वो पहनना पड़ता। उस तरफ धीरे धीरे ठंड बढ़ रही, लेकिन मैं जंगलों में चिपकर रहना चाहता था। हालत इतनी बुरी हो गई, मौत के बराबर। और जब चलने में परेशानी हो रही, क्योंकि 5 दिनों से कुछ नहीं खाया था, मिट्टी पत्ते यही चीजें खाने को मिल रही। ढूंढ लिया मुझे उन्होंने, पकड़ा। मुझे शायद वहीं पर ले जाना चाहते हो, लेकिन उन्होंने मुझे उस खाली जगह पेड़ पर बांधा और कहा, चिल्लाओ, जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्लाओ, मांगो मदद। मैं चिल्लाने लगा। आसपास से लोग इकट्ठा तो हो रहे, लेकिन तमाशा देख रहे। कोड़े मारे जा रहे थे मेरे, कोड़े। पत्थरों से मुझे पीटा जा रहा। भीड़ मेरे ऊपर पत्थर मार रही। गुनाह क्या था मेरा, मैं नहीं जानता। सब पीट रहे, सब पीट रहे। तब उस सफेद बालों वाले ने कहा था, अब जानते हो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम जो सवालों के जवाब चाहते थे, कैसे तुम यहां पर आए, क्या यह समय यात्रा है या कुछ और? मिला उसका जवाब? मैं जवाब क्या देता? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मैं उस समय से इस समय में कैसे आ गया। फिर क्या, सबके सब जमीन में समा गए। पेड़ भी धीरे धीरे सफेद होने लगे, जैसे आंखें चुंधियाने वाली रोशनी मेरी आंखों में पड़ रही हो। कहीं ना कहीं से रोशनी आ रही, हर चीज को जला दिया। फिर मैं एक ऐसी जगह पर था जहां ना जमीन थी ना आसमान था। जैसे बहुत बड़ी ताकत हो जो ये सब कर रही हो। कम से कम जवाब तो मिले मुझे। मैं बस जवाब चाहता था और मुझे जवाब मिले। तुम यहां पर क्यों आए हो, कैसे आए हो, तुम ये जानना चाहोगे और तुम्हें फिर से जवाब मिलेगा। कई बार तुम्हें जवाब मिल चुका है, लेकिन हर बार जवाब मिलेगा। तुम उस रात दोबारा उठ नहीं पाए क्योंकि तुम्हें दिल का दौरा पड़ा था। मर गए थे तुम, मरने के बाद यहां पर आए हो और तुमने जिंदगी में जो जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बचपन से लेकर तुम्हारी जवानी तक, जवानी से लेकर तुम्हारी मौत तक, तुमने जो जो किया है बदले में वैसा वैसा मिलेगा। बचपन में बाकियों के बचपन को बर्बाद किया तुमने। तुम ऐसे ही थे, परेशान करना तुम्हें पसंद था। बाकी बच्चे डरा करते थे, उनका बचपन बर्बाद किया तुमने। वो घर से निकलने से डरते थे, तुम गली में होते, वो छिपते। हर चीज की सजा मिली। जवानी में किए गए हर एक गुनाह की सजा आगे मिलेगी। हजारों बार तुम यहां पर आ चुके हो, हजारों बार। तुम्हारी मौत अभी अभी नहीं हुई है, बहुत समय से हुई है और हर एक दिन कई महीनों के बराबर निकल रहा है और अंत में सब कुछ तुम्हें भुला दिया जाता है। फिर से तुम शुरुआत करते हो। अब एक दिन आगे से शुरुआत होगी, फिर से उठोगे अपने उसी घर में। फिर से बहुत भयानक होगा तुम्हारे साथ। याद तुम्हें कुछ नहीं रहेगा। ऐसा तुम्हारे साथ होगा तुम्हारी मौत के दिन तक। जितने दिन तुम जिए उतनी लंबी सजा। मैं रोया, मैं गिड़गिड़ाया, मेरे साथ ही क्यों? और मुझे जवाब मिला, तुम खास नहीं हो, सबके साथ ये होता है। मौत के बाद इसे सहना पड़ता है। वो रोशनी ने आंखें चुंधिया दी, फिर अंधेरा। फिर मैं उठा। ये पर्दे किसने हटा दिए हैं? आंखों में धूप पड़ रही है। ये क्या, नौकर आज आ गए? मैंने तो छुट्टी दी थी। आंखें खोली मैंने। ये क्या, मैं घर में तो हूं, लेकिन अपने घर में नहीं। नहीं, अपने घर में ही हूं। एक दिन बीता था, पूरी जिंदगी बीतेगी। जो जो हम करते हैं उसकी सजा हमें जरूर मिलती है। फिर से मुझे मेरा बचपन तो मिलेगा, लेकिन एक भयानक रूप में, एक भयानक सजा जो मुझे भुगतनी होगी। नहीं, सबको भुगतनी होगी।
हम अपनी जिंदगी में जो भी बुरा करते हैं उसकी सजा हमें जरूर मिलती है, जिंदा रहते हुए या मरने के बाद।